नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूथ कंपटीशन के बुक है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से निकली हुई है बुक। और इस बुक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो देखेंगे कि कितना टॉपिक दिया गया है और किस तरीके से कवर किया गया है। इसके बाद हम उसमें सबसे पहला चैप्टर जो होगा उसके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा या आप लोग चाहते हैं कि इस बुक को हम पूरा कराएं तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कमेंट ऑफ में कि ये बुक अगर आपको पूरा करना है, कराना है, सॉल्व होना, तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा बुक कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, परीक्षा रिफ्रेशर लेखपाल राजस्व यूपी ट्रिपल एस सी से अभी ये नई बुक आई है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है परीक्षा रिफ्रेशर में क्या क्या टॉपिक दिया गया है, जो कि आयोग द्वारा इसमें देखिए लिखा हुआ है 8/12/2021 के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है राजस्व लेखपाल के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों आधारित त्रुटि रहित विषयवार संपूर्ण अध्ययन सामग्री इसमें दी गई है। तो सबसे पहले हम विषय सूची की बात करते हैं। ठीक है, विषय सूची में देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट 1 आता है ग्राम समाज एवं विकास के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए इसमें थ्योरी दी गई है, थ्योरी के बाद इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो वीडियो को अगर देखना तो पूरा देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी करने के बाद अगर उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बातें समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1 में ग्राम समाज एवं विकास दिया गया और उससे संबंधित चैप्टर वाइज दिया गया है कि भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं प्रबंध, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक विकास, भूमि सुधार। ठीक है, इसके बाद दिया गया इसमें केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास योजनाएं। ठीक है, ग्राम सभा पंचायती राज। इसके बाद विविध इससे संबंधित दिए गए हैं और विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन भी दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन भी लास्ट में दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भाग 1 में है। इसके बाद भाग 2 जो है सामान्य ज्ञान का है और इसमें इतिहास का दिया गया है, इतिहास में मध्यकालीन, प्राचीन और इसके बाद आधुनिक भारत में। ठीक है, चैप्टर वाइज। इसके बाद विश्व का इतिहास दिया गया है, फिर इसके बाद इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था दिया गया, उसमें संविधान के बारे में चैप्टर वाइज दिया हुआ है। फिर भूगोल है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, अर्थशास्त्र है पूरा, विज्ञान है, भौतिक है, रसायन है और इसके बाद इसमें जीव विज्ञान और प्लांट फिजियोलॉजी भी है, मानव शरीर है यानी ह्यूमन बॉडी है। इसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र भी है। ठीक है, चैप्टर। फिर कंप्यूटर से संबंधित चैप्टर वाइज सारे दिए गए हैं। परंपरागत सामान्य ज्ञान भी इसमें दिया गया, जैसे कला संस्कृति है, नृत्य है, संगीत, चित्रकला, पुस्तकें, लेखक, राष्ट्रीय पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें, दिन दिवस, पुरस्कार है, जितने भी नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पुलित्जर है, ज्ञानपीठ है, ऑस्कर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खेल, प्रतिरक्षा तंत्र भारत के और प्रमुख संस्थान स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद इसमें विश्व एवं भारत में प्रथम। तो इसमें कुल मिला के सारी चीज़ों को समाहित इसमें किया गया है जीके में। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर देखना है, अगर आपको समझ में आता है कि जी वीडियो को देखिए और इसके बाद कमेंट में अगर रिस्पांस आता है कमेंट करके बताएगा तो हम इसको पूरा वीडियो कराने वाले हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी के इसके बाद भाग 3 में दिया गया, जिसमें समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तत्सो और संधि, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्धियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, शुद्ध, अनिकार्थी और अपठित गद्यांश एवं पद्यांश प्रश्नोत्तर के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, हिंदी होगी। इसके बाद भाग 4 है गणित, अंक गणित और सांख्यिकी। इसमें संख्या पद्धति, परसेंटेज, लाभांश। इसके बाद जो है सांख्यिकी के दिया गया। ठीक है, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता और ये सब, केंद्रीय माप, समांतर माप, मध्यिका, बहुलक, लासा मासा। इसके बाद युगपत समीकरण, द्विघात, गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस। फिर इसके बाद सम्मिलम समानांतर चतुर्भुज है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो हमें लगता है इसमें जितना भी नया सिलेबस जो जारी किया गया उसके अनुसार ये किताब को बनाया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बुक के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। अब देखिए इसमें नवीनतम जो पाठ्यक्रम दिया गया था यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा, लेखपाल के द्वारा, तो उसको एक बार नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन 25 आएंगे, 25 उसके निर्धारित अंक है। गणित के भी 25 आएंगे, 25 नंबर। सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। और ग्राम समाज एवं विकास के 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर, 100 क्वेश्चन के। समय रहेगा 2 घंटे। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक अंक भी है, निगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें 1/4 अंक जो है निगेटिव कटेंगे। ठीक है, अब हिंदी में देखिए से इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस में
क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें दी गई हैं। समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संध्या, वही चीज़ें सारी की सारी दी गई हैं। ठीक है, गणित में इसमें जो सिलेबस में पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें दी गई हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में जो पूछा गया वो सारी चीज़ें, और ग्रामीण विकास एवं समाज में जो पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में। ठीक है, तो ये बातें हो गई कंटेंट की इसके इस बुक के। और इसमें जो है पहला भाग में जो दिया गया है ग्राम समाज एवं विकास, और उसमें सबसे पहला चैप्टर है भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग इसके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट, तो वो चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। और तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, हम तो आप तो कुछ आपसे तो कुछ ले नहीं रहे, बस सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा, तो हम इसके अगले वाले भी जितने भी चैप्टर हो सारे के सारे हम कराने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास, और उसमें दिया गया है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में थ्योरी वाइज। तो पहले थ्योरी देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों के लिए आर्थिक सुधार व सामाजिक बदलाव दोनों से होता है। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है और यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़े गए हैं। ठीक है, भारत के ग्रामीण विकास के लिए जो है जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है वह इस प्रकार हैं। देखते हो किस प्रकार हैं। तो ग्रामीण विकास के उद्भव के चरण, पहला चरण वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक प्रवेश, जो कि ग्रामिक होता था और मुख्य ग्राम अधिकारी जिसको कहते थे। इसके बाद अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त लक्ष्य, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्राम पति के रूप में सुलेख मिलता है। ठीक है, यानी कि मौर्य और मौर्योत्तर काल में ग्राम पति का उल्लेख मिलता है ग्राम प्रधान का। इसके बाद आया मध्यकाल। मध्यकाल में जो है ग्राम शासन से 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख मिला। पटवारी जो कि राजस्व संग्रह करता होता था, चौधरी जो कि पंचों की सहायता से विवाद निपटान हेतु काम करता था, और मुकद्दम जो कि प्रशासन हेतु कार्य करता था। तो 3 प्रकार के उल्लेख मिले मध्यकाल में। ठीक है, इसके बाद आया दक्षिण भारत में जो है ग्राम समाज की सुदृढ़ एवं शानदान प्रस्तुति की बात करें तो उर जो होता था वो सामान्य ग्रामीणों का संगठन को उर कहा जाता था। ठीक है, महासभा होता था जो कि ब्राह्मणों का संगठन को कहते थे। नाडु जो होता था वो ग्रामीण इकाइयों प्रशासन के केंद्र को कहते थे। इसके बाद लॉर्ड मेयो के काल में 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ ग्रामीण स्तर पर। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। इसके बाद 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने जो है स्थानीय सरकार के विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ ग्रामीण समाज के भारतीय ग्रामीण समाज का इस तरीके से दायरा कुछ रहा है प्राचीन भारत से लेकर और आधुनिक भारत तक। ठीक है, अब भारतीय ग्रामीण परिवेश की बात करें तो भारत में रह रहे 121 करोड़ लोगों में से लगभग 83 करोड़ लोग गाँव में रह रहे हैं, और यह देश की कुल आबादी का 68.84% है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार पर बताया गया है। ठीक है, भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके बाद भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं की बात करें तो सांस्कृतिक एकता, स्त्रियों की दयनीय दशा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, संयुक्त परिवार और सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता, पितृसत्तात्मकता, हम की भावना, सामाजिक नियंत्रण, पारिवारिकता, जातीय एकता, ये सारी जो है भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। अब भारतीय ग्रामीण समाज की समस्याओं की बात करें तो भारतीय ग्रामीण समाज में मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक समस्याएं समाहित हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज की जो है विभिन्न संस्कृति, धर्म, जाति का जो है मिला जुला रूप है, अतः भारतीय समाज में विद्यमान समस्याएं भिन्नता को लिए हुए हैं। ठीक है, अब समस्याओं को देख लेते हैं। पहले तो आर्थिक समस्या देख लेते हैं। तो आर्थिक समस्या में कृषि, भिन्न व्यवसायों की कमी, मौसमी बेरोजगारी, कौशल की कमी, प्रवासी प्रवृत्ति, ठीक है, ऋणग्रस्तता, असंगठित क्रम, कृषि जोतों का निम्न आकार, ये सारी आर्थिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याओं में देखते हैं तो निम्न सामाजिक स्थिति, कौशल की कमी, जातीयता और छुआछूत, कुपोषण, और इसके बाद शिक्षा का निम्न स्तर, महिलाओं की निम्न स्थिति, ये सारी सामाजिक समस्याएं हैं भारतीय ग्रामीण समाज की। भारत के ग्रामीण प्रशासन के विकास का उल्लेख करने के लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं, पहला प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन, दूसरा मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन, तीसरा स्वतंत्रता के पहले वाला ग्रामीण प्रशासन, और चौथा है स्वतंत्रता के बाद में ग्रामीण प्रशासन का विकास। तो इस तरीके से 4 भागों में जो हम विभाजित कर सकते हैं ग्रामीण समाज के सुविधाओं, जो ग्रामीण समाज को
भारतीय ग्रामीण समाज को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें पहला वाला देखते हैं, ग्रामीण काल में जो है प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन कैसा रहा था। तो प्राचीन काल में राज्य की संरचना जो है आर्यों की प्रशासनिक संरचना के 5 हिस्सों में बटी थी। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखें। परिवार जो था वो मुखिया होता था, कुलों जिसे को कुलप कहा जाता था, और परिवार 2 परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण जिसे ग्रामणी कहते थे। ठीक है, 2 ग्राम मिलकर विस बनता था जिसको वीरापति कहा जाता था। 2 विस मिलकर जन का इस्तेमाल जिसे जनपद कहते थे, और 2 जन का मिलकर राष्ट्र बनता था जिसको सम्राट को, उसका जो है राजा जो सम्राट होता था उसको कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था थी। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, वैदिक साहित्य में। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी कहा जाता था। गांव की चोर, डाकुओं और अन्य कर्मचारियों से पितृवत रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य होता था। वो गांव के लोगों पर अर्थदंड लगा सकता था। वहीं ग्राम सभा की बैठकें आहूत करता था और प्रत्येक सभा पर अपना विधान स्वयं बनाती एवं विधान में संशोधन भी कर सकती थी। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार वो गांव का नेता होता था और राज्याभिषेक समारोह में गांव के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता था। ठीक है, सामान्य रूप से ग्रामणी जो है राजा का नामित व्यक्ति होता था। तो अब आप लोग मोटा मोटा समझ गए होंगे कि किस तरीके से ग्रामणी का कर्तव्य होता था, काम होता था, और किस तरीके से उसको नियुक्त किया जाता था। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ उनको देख लेते हैं। तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्रामणी जो है वो ग्राम प्रशासन अधिकारी होता था। गोप जो है हदबंदी का कार्य करता था। गौलमिक जो है ग्रामीण प्रशासक होता था। ग्रामपति या महत्तर जो होता था उसको ग्राम प्रशासन का कार्य करता था। उर जो होता था लोगों की भी संस्था थी उर। पटवारी जो है ग्राम प्रधान का सहयोगी था, और मौजा जो होता था वो गाँव के समूह को मौजा कहते हैं, जो आज भी ऐसे ही है। ठीक है, मौजा जो कि गाँव का समूह होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो मनुस्मृति में ग्राम को राज्य के ढांचे की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई माना गया है। ठीक है, उस समय ग्राम सभाएं और समितियों का अपना विशेष महत्व था। राज्य के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों की इनकी जो है समस्याओं को प्रस्ताव जो है को राजा अस्वीकार नहीं कर सकता था। गांव के अधिकारी को ग्रामिक व 10 गांव के प्रधान को दसी व 20 गांव के प्रधान को विस्पति और 100 गांव के मुखिया को जो है ग्रामाधिपति कहते थे। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में संसद का भी उल्लेख है। ठीक है, अथर्ववेद में संसद का भी उल्लेख है। अथर्ववैदिक काल की राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है शासक का निर्वाचन। समिति में राजा का चुनाव होता है और समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्राचीन काल की। अब देखते हैं मध्यकाल की बातें। मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन की बात करें तो देखिए, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसके बाद ग्रामीण जो है वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन से संबद्ध जो अधिकारी था। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के अनुसार ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तो कभी निर्वाचित रहा होगा, इस तरीके से मैकडोनाल्ड ने कहा है। मुगल काल में जमींदार व जागीरदार प्रथा के विकास में ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। शिवाजी के समय अष्टप्रधान योजना का संबंध जो है प्रशासन व्यवस्था से रहा था। कुलकर्णी जो था कुलकर्णी लिपिक के रूप में जो है कार्य करता था। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम पंचायतों के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि गांव स्थानीयता, उपेक्षा, जातिवाद और संकीर्णता के गढ़ हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्थान दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। संविधान लागू होने के पश्चात जो है ग्रामीण विकास पर विशेष प्रकृति 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ था। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के विकास से ग्राम पंचायतों का पतन हो गया। इस व्यवस्था में समृद्ध किसान या तो स्वयं कर लेकर या अपने एजेंटों से कर वसूल कर ग्रामीणों पर नियंत्रण करता था, किंतु इस काल में हिंदू राजाओं के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन विकसित बना रहा। शिवाजी के शासनकाल में शासन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। अष्टप्रधान योजना का इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था, और इस काल में जो है पाटिल ग्राम प्रधान के रूप में ही कार्य करता था। ठीक है, अब अगला है ब्रिटिश शासनकाल में ग्रामीण प्रशासन की क्या व्यवस्था रही और किस तरीके से उन्होंने कार्यान्वयन करवाया, तो वो देखते हैं। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना के साथ ही प्राचीन ग्रामीण स्वायत्तता का लगभग समापन हो गया। भारत की लोकप्रिय संस्थाओं की समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद के हाथों में केंद्रित हो गई थी। केंद्र स्तरीय शासन व्यवस्था पर कार्यभार बढ़ाने के कारण स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता महसूस की गई। तत्पश्चात ब्रिटिशों ने जो है स्थानीय प्रशासन में जो है कार्य के क्षेत्र में जो है कार्य शुरू किया।
सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड को प्रस्तुत किया, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। वर्ष 1793 में स्थानीय विकेंद्रीकरण से मिलती जुलती प्रणाली अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया, जो ग्रामीण किसानों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हुआ। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण प्रशासन की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व भारत के ग्रामीण प्रशासन में विकास के संदर्भ में वैदिक काल की स्थिति से लेकर ब्रिटिश काल तक 15 अगस्त 1947 के पहले तक इसके विकास क्रम का लेखा जोखा सम्मिलित किया जाता है। इस तरीके से देखते हैं तो 1914 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट आया, जो कि इसके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इसको निर्माण किया था। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर जो 14 से लेकर 18 तक यह कार्यक्रम हुआ, इसमें त्रावणकोर और केरल में ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद गुड़गांव प्रोजेक्ट आया 1920 में FL ब्रायन के द्वारा। मार्टेंडम प्रोजेक्ट लाया गया 1921 में स्पेंसर हैज के द्वारा। बड़ौदा परियोजना 1932 में BT कृष्णामाचारी के द्वारा। ग्राम सेवा योजना आया 1936 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद इंडियन विलेज सर्विस की स्थापना 1945 में हुई आर्थर T मोसर और BN गुप्ता के द्वारा। नीलो खेड़ी परियोजना जो 1948 में आया डॉक्टर SK डे के द्वारा। ठीक है, इटावा परियोजना आया 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा लाया गया। तो ये था स्वतंत्रता के पहले का प्रोग्राम परियोजना। अब स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण प्रशासन की बात करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए निर्वाचन संपन्न हुए, जिसने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक के साथ संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संविधान सभा ने 2 समितियों का गठन किया, एक संविधान प्रारूप समिति और दूसरी प्रांतीय समिति, किंतु इन दोनों ही समितियों ने जो विचार विमर्श में कहीं भी पंचायतों का उल्लेख नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर ग्राम पंचायतों के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि गांव स्थानीयता, उपेक्षा, जातिवाद और संकीर्णता के गढ़ हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को स्थान मिला। संविधान में स्थानीय सरकार का विषय 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी कि राज्य सूची में रखा गया। अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनुच्छेद 246(3) में देश की प्रत्येक राज्य विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय शासन से संबद्ध व्यवस्थाओं के लिए कानून बनावें। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ और यह कार्यक्रम गांधी जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसके 2 प्रमुख लक्षण थे। पहला था संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास, दूसरा था जनता की सहभागिता। इस प्रकार 1953 में पूरे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित था। प्रारंभ में कार्यक्रम के संचालन का दायित्व योजना आयोग में स्थापित नवीन इकाई सामुदायिक योजना प्रशासन को सौंपा गया था। शीघ्र ही आगे चलकर 1956 में इस इकाई को एक स्वतंत्र मंत्रालय सामुदायिक विकास मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। 1966 में इस मंत्रालय का खाद्य और कृषि मंत्रालय में विलय कर दिया गया और मंत्रालय का नाम खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास और सहयोग रख दिया गया। यह स्थिति 1974 तक ऐसी बनी रही। आगे चलकर सहयोग को कृषि मंत्रालय से हटाकर नवगठित मंत्रालय औद्योगिकी और सहयोग का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद भारत निर्माण योजना की बात करते हैं। तो भारत निर्माण योजना जो है ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई एक समयबद्ध योजना है, जिसके तहत सिंचाई, ग्रामीण आवास, जल प्रदाय, संचार, विद्युतीकरण आदि के क्षेत्र में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सड़क क्षेत्र में जो है अनुसंधान और विकास R&D का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय सड़क संरचना का विकास करना है। इस कार्य नीति के विभिन्न संगठक हैं। अभिकथन में सुधार, निर्माण तकनीकों का आधुनिकीकरण, नवीनतम रुझानों के अनुरूप परिष्कृत सामग्री का प्रयोग, नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास तथा प्रयोग को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान और विकास अध्ययन आदि करना। इसके बाद सड़कों के रूप में कार्य किया गया। सड़क जो है GIS आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली का विकास किया गया। राजमार्ग इंजीनियरिंग में मृदा को बांध कर रखने की तकनीकों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, इसके बाद सड़क संरचना पर अतिभार के प्रभाव का प्रायोगिक
अध्ययन किया गया। परिष्कृत बंधकों के साथ बिटुमिनस मिश्रण के प्रदर्शन की जांच, उपकरण और प्रयोगशाला परीक्षणों की सहायता से उच्च यातायात दबाव क्षेत्र के कठोर फुटपाथों के प्रदर्शन के अध्ययन का भी इसमें किया गया। ठीक है, फिर इसमें पुल की ओर विशेष ध्यान दिया। पुलों के लिए जो है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में एक स्वतंत्र और पूर्ण सुविधा संपन्न परीक्षा प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया। ठीक है, इसके बाद नवीनतम परियोजनाओं में देखते हैं तो 1993-94 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नवीनतम परियोजनाएं स्वीकृत की गई। ठीक है, जिसमें जवाहर योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला के वर्ष 1993-94 भारत सरकार द्वारा कांगड़ा की सन 2000 तक की आत्मनिर्भरता परियोजना जो है स्वीकृति की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत जड़ी बूटियों तथा पौधों की खेती की जा रही है और इस प्रकार 1994-95 सरकार द्वारा डेयरी विकास योजना जिला सोलन के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई। भारत सरकार द्वारा जिला शिमला के क्षेत्रों के लिए जो है विभिन्न तरीकों द्वारा उन्नति तथा मंडी जिला के लिए आदि योजना भी स्वीकृत होकर चालू की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तथा केंद्र द्वारा सहायता के द्वारा जो है अनेक कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातों में क्या क्या चीज़ें जो है ग्रामीण भारत के लिए रखा गया। तो केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी को समेकित कल्याण पर जो है ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। बजट की निम्न मुख्य बातें हैं, देख लेते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित किया गया, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। ठीक है, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा, ये इस बजट के तहत कहा गया है। इसके बाद इसमें पीएम गतिशक्ति का जिक्र किया गया है। पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक इसमें रखे गए। सड़क, रेल मार्ग यानी कि रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना इसमें शामिल है। ठीक है, पीएम गतिशक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है? तो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध, बहुपक्षीय, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा, जिसके साथ ही 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले 3 वर्ष में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये डाटा याद रखना, पूछा जा सकता है कि कितने हज़ार किलोमीटर तक विकसित किया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है, तो 25,000 किलोमीटर तक। ठीक है, सड़क परिवहन की बात करते हैं इसमें बजट 2022-23 में। तो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए भी जुटाए जाएंगे। इसके बाद कृषि से संबंधित क्या इसमें बातें की गई, तो गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान इसमें किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी के सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों को जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। इसके बाद एक किसान ड्रोन योजना से संबंधित इसमें जिक्र किया गया। तो यह योजना जो कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए जो है किसान ड्रोन जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना का इसमें जिक्र था। तो इसके क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इससे 9 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी, 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। इसके बाद एमएसएमई यह योजना, इसमें क्या रखा गया? तो उद्यम, ई श्रम और एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट यानी कि CGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। रेंजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी कि RAMP प्रोग्राम 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।
छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छतरी के कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है। भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही छूट जो है शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। ठीक है। पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब तक साल और दी जाएगी, 1 साल और अब तक दिया जाएगा आगे। ठीक है, ताकि एमएसएमई से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिल जाए। इसके बाद कौशल विकास। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। एक ई पोर्टल है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। देश स्टैक ई पोर्टल की बात करें तो देश स्टैक ई पोर्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका है डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई। ठीक है। उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए इस योजना पर शुभारंभ किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों को विकास के पथ पर अग्रसारित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो पीएम ई विद्या के एक टीवी चैनल को कार्यक्रम को जो है 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है। इसके बाद डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर जो है पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए जो है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच जो है शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इसका नोडल सेंटर निम्हांस होगा अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि बेंगलुरु में इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा। सक्षम आंगनबाड़ी की बात करें तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उन्नयन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हर घर नल से जल की बात करते हैं तो हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सभी के लिए आवास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना PMDEVINE शुरू की गई है। ठीक है। और इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन किया जा रहा है। ठीक है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम की बात करते हैं तो उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी और सीमित संपर्क बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों में विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बैंकिंग की बात करें तो 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। डिजिटल रुपया की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत वर्ष 2022-23 में की जाएगी। राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो बजट अनुमान है 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए। 2022-23 में बात करें तो कुल अनुमानित व्यय है 39.45 करोड़ रुपए। ठीक है। वर्ष 2022 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियों की बात करें तो 2.84 लाख करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। सहकारी समितियों की बात करते हैं तो सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम भुगतान कर 18.5% से घटाकर 15% किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू स्थानिक प्रणालियों, ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जात और जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की बात करें तो आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी।
दिव्यांगजनों को कर से राहत दिया गया है। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान यानी माता पिता अथवा अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एक मुश्त राशि की अदायगी की अनुमति होगी। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात करते हैं। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों को समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में ये मदद किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन की बात करें तो कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 31/3/2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। पहले निगमन की अवधि थी 31/3/2022। मुकदमा प्रबंधन में बात करें तो यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालत द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिए जाने तक टाल दिया जाए। करदाताओं और विभाग के बीच दोहराई जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने से इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में देखते हैं तो देश में पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटर्स के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देश में ज़्यादा वृद्धि वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फ़ोन में चार्जर के ट्रांसफार्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दिया जाएगा। ठीक है। रत्न एवं आभूषण की बात करें तो रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तरासे और पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। ठीक है। केवल तरासे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तो ये इसमें छूट दिया गया है। अगला देखते तो ई कॉमर्स के जरिए आभूषण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा वर्ष जून तक जो है लागू की जाएगी। कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात हतोत्साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। रसायन में जो है कुछ महत्वपूर्ण रसायन जैसे कि मेथनॉल, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है। देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इससे देश में मूल्यवर्धन करने में जो है मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये बातें हो गई थ्योरी की। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ विगत परीक्षा में जो है पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन दिया गया तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में देश के 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकों की स्थापना का लक्ष्य है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 75 डिजिटल बैंकों का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बैंकिंग सुविधाओं के बढ़ाने हेतु डैश कितने लाख पोस्ट ऑफिसों को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य 2022-23 में रखा गया। तो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को जो है मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में बजट में आगामी 3 वर्षों के दौरान कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन का लक्ष्य रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 400। टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन को लक्ष्य का संचालन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। बजट 2022-23 में परिवहन सुविधाओं के बढ़ावा हेतु कितने हज़ार किलोमीटर नए राजमार्गों का जो है निर्माण का लक्ष्य रखा गया। तो 25,000 किलोमीटर नए राजमार्गों का जो है निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष के 16.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो 18 लाख करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 में वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया, मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में हर घर नल से जल की व्यवस्था के लिए कितनी राशि को प्रावधान व्यय करने का प्रावधान है। तो 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट 2022-23 में किस वर्ष की अवधि तक देश के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर से माध्यम से जुड़ने वाला प्रावधान किया गया। तो 2025 तक ये कार्य हो जाएगा। बजट 2022-23 में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी राशि के किसानों के खाते में सीधे भेजने का प्रावधान किया गया है। तो 2.37 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती के प्रयोग पर जोर देने की बात की गई है। तो वो है 5 किलोमीटर के दायरे में। बजट 2022-23 में किसके तहत जो है प्रत्येक रेलवे स्टेशन को उस स्टेशन की पहचान के लिए खास प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो है वन प्रोडक्ट वन स्टेशन के तहत। ठीक है।
इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख सस्ते घरों के निर्माण के लिए बजट 2022-23 में कितनी धनराशि की आवंटित की गई है? तो वो है 48,000 करोड़ रुपए। ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा? तो वो होगा ग्रामवासी। पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का आशय क्या है? तो वह है लोक समाज। कृषक आंशिक संस्कृति आंशिक समाज है, यह कथन किसका है? तो यह क्रोबर ने कहा है। विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये कहा गया रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया। ग्रामों की आबादी का आधार पर इन्हें जो है कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो टोटल 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितने % हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो वो है 68.84%। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया? तो वह जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या का घनत्व के आधार पर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वो प्रावधान किया गया है। ठीक है। कौन सा अनुसूचित है? 342 अनुच्छेद। कृषकों से अर्ध समाज बनता है, कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज फोस्टर का है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें किस तरह के शहर को कहते हैं? तो इन्हें विजातीय शहर कहा जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। भारत में नियमित रूप से जनगणना सर्वप्रथम कब हुआ था? तो वो 1881 से शुरुआत है और अब तक चला आ रहा है। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? टोटल 943 है भारत का लिंगानुपात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षर किस विधि से संबंधित है? हिंदू विधि से संबंधित है। विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया गया है? तो यह है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। वर्ष 1901 से लेकर 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया? तो टोटल 4 चरणों में विभाजित किया गया है। भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है सर्वाधिक लिंगानुपात। मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया? तो परिवार को कहा जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकासशील के लक्ष्यों की घोषणा की गई? तो ये है 17 सतत विकासशील लक्ष्यों की जो है शुरुआत किया गया, योजना की शुरुआत किया गया। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु कितने वर्ष की गई? तो इसमें जो है टोटल 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। भारत में संयुक्त परिवारों के सर्वाधिक संख्या मिलती है ग्रामीण समुदाय में मिलती है। ग्रामीण समाज से संबंधित क्या है? तो वो कृषि है। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो सरलता का। ग्रामीण क्षेत्र के किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है। ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन सा है? तो वो है पशुपालन। इसके बाद एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उद्विकास कहा जाता है निरंतर परिवर्तन को। ठीक है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो SC दुबे हैं। तो ये था ओवरऑल पहला चैप्टर जिसमें देखा गया, हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और सपोर्ट करिए चैनल को और वीडियो को देखते रहे। आप लोग कमेंट करके इसका फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको हम अगले, मतलब ये जो नई बुक है यो यूथ कंपटीशन की, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से जो इस टाइप का निकाला गया हर चैप्टर में, जो अभी आप लोगों ने देखा, तो मैं इसको आगे कराऊँ या ना कराऊँ। ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।